हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स कोचिंग। मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 16 कचरा संग्रहण एवं निपटान, मतलब कचरा को इकट्ठा करना और उसका निपटारा करना। दोस्तों, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक हम अपनी पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों, इस तरह की हाईलाइटेड पीडीएफ्स और एनसीईआरटी एमसीक्यूज़ को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। हम अपने घरों, विद्यालयों, दुकानों एवं कार्यालयों से प्रतिदिन अत्यधिक मात्रा से कूड़ा कचरा बाहर फेंकते हैं। अनाज, दालें, बिस्किट, दूध अथवा तेल जिन्हें हम दुकानों से खरीदते हैं, प्रायः प्लास्टिक की थैलियों अथवा टिन के डिब्बों में पैक होते हैं। पैकिंग की ये सभी वस्तुएं कचरे में फेंक दी जाती हैं। कभी कभी हम कुछ ऐसी वस्तुएं भी खरीद लेते हैं जिनका वास्तव में बहुत कम उपयोग होता है और प्रायः हम उन्हें कचरे में फेंक देते हैं। अपने दैनिक क्रियाकलापों में हम अत्यधिक कचरा उत्पन्न करते रहते हैं। हम प्रायः सार्वजनिक स्थलों पर, बसों अथवा रेलगाड़ियों में मूंगफली खाने के बाद इसके छिलके फेंक देते हैं। सार्वजनिक स्थल मतलब जो सभी लोगों के लिए स्थल होता है, ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, मूंगफली खाने के बाद इनके छिलके जो है फेंक देते हैं। बस से उतरने के बाद हम टिकट को वहीं पर फेंक देते हैं। कोई बच्चा केवल खेल के लिए पेंसिल छीलता जाता है। यदि हम अपनी नोटबुक में कुछ गलत लिख देते हैं अथवा उस पर स्याही फैल जाती है, तब हम क्या करते हैं, उस पेज को फाड़ करके कचरे में फेंक देते हैं। इसके साथ साथ हम कई घरेलू अपशिष्ट जैसे टूटे हुए खिलौने, पुराने हो चुके कपड़े, ठीक है, जूते और चप्पल भी कचरे में बाहर फेंक देते हैं। यदि हमारे घरों एवं आसपास से यह कूड़ा ना हटाया जाए तो क्या होगा। अगर सोचिए कि आपके घर के और आसपास ये कूड़ा इकट्ठा होता रहे तो क्या होगा, गंदगी फैलेगी, है ना। आपके विचार से यह हमें कैसे हानि पहुंचा सकता है। जी हाँ दोस्तों, गंदगी फैलेगी तो हमारी बॉडी, ठीक है, हमारी बॉडी में रोग लग जाएंगे और हम बीमार पड़ जाएंगे, ठीक है। जब सफाई कर्मचारी कूड़ेदानों से इस कूड़े को ले जाते हैं तो यह कूड़ा कहाँ चला जाता है एवं फिर इसका क्या होता है, यही तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे ना। क्या यह संभव है कि ये सारा का सारा कचरा कुछ ऐसे पदार्थों में बदल दिया जाए जिससे हमें कोई हानि ना हो। क्या हम इस दिशा में किसी प्रकार से कुछ अपना योगदान दे सकते हैं। इस अध्याय में हम इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के प्रयास करेंगे। पहेली और बूझों के विद्यालयों के बच्चों ने कचरे का निपटान नामक एक परियोजना प्रारंभ की है, ठीक है। इस परियोजना से उन्होंने जो सीखा उनमें से कुछ बातों की चर्चा हम इस अध्याय में सीखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कचरे का निपटान। सफाई कर्मचारी कूड़ा एकत्र करके ट्रकों द्वारा निचले खुले क्षेत्रों में जहां गहरे गड्ढे होते हैं ले जाते हैं। क्या करते हैं ये लोग, कूड़े कचरे को ट्रकों के द्वारा ऐसे स्थान पर ले जाते हैं जहां पर गहरे गड्ढे होते हैं, इस तरह से, ठीक है। इन गहरे गड्ढों में इन कूड़े कचरे को ले जा करके डाल दिया जाता है, ठीक है। इन खुले क्षेत्रों को भराव क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। ऐसे क्षेत्रों को जहाँ गड्ढे होते हैं और उनमें कूड़ा कचरा डाल करके भर दिया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, भराव क्षेत्र, ठीक है। वहाँ कचरे के उस भाग को जिसका पुनः उपयोग किया जा सकता है उसी रूप में उपयोग न किए जा सकने वाले कचरे से पृथक किया जाता है। दोस्तों, वहाँ कचरा जो है ले जाया जाता है, ठीक है। अब उस कचरे में से दो पार्ट्स को डिवाइड किया जाता है, उस कचरे को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक में उपयोग हो सकने वाला कचरा है, ठीक है, और दूसरे में उपयोग ना हो सकने वाला कचरा होता है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार कचरे में उपयोगी और अनुपयोगी दोनों अवयव होते हैं। जी हाँ दोस्तों, कचरे में उपयोगी अवयव भी होते हैं और अनुपयोगी अवयव भी होते हैं। अनुपयोगी अवयव को पृथक कर लेते हैं और फिर इसे भराव क्षेत्र में फैलाकर मिट्टी की परत से ढक देते हैं, ठीक है। जो हमारे लिए उपयोगी नहीं होता है उसको क्या करते हैं, उसको अलग कर लेते हैं और फिर उसको भराव क्षेत्र में फैला करके उसके ऊपर से मिट्टी की परत ढक देते हैं। जब यह भराव क्षेत्र पूरी तरह से भर जाता है तब प्रायः इस पर पार्क अथवा खेल का मैदान बना देते हैं, ठीक है। जब ये भराव क्षेत्र पूरी तरह से भर जाता है तो इसके ऊपर पार्क या फिर खेल का मैदान जो है वो बना दिया जाता है। लगभग अगले 20 वर्षों तक इस पर कोई भवन निर्माण नहीं किया जाता। दोस्तों, अगले 20 वर्ष तक ये जो भराव क्षेत्र होता है, ठीक है, इस पर कोई कंस्ट्रक्शन का कार्य नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि मिट्टी होती है। जब 20 वर्ष हो जाते हैं तो 20 वर्ष में ये जो स्थान होता है, ये जो जगह होती है, इतनी कैपेबल हो जाती है कि इस पर जो भी कंस्ट्रक्शन का कार्य हम कर सकते हैं, ठीक है। कचरे के उपयोगी अवयव के निपटान के लिए भराव क्षेत्रों के पास कंपोस्ट बनाने वाले क्षेत्र विकसित किए जाते हैं। दोस्तों, अब तक तो ये अनुपयोगी अवयव की बात हो गई, ठीक है। अनुपयोगी अवयव को हमने क्या किया, भराव क्षेत्र में भर दिया और उसको उसके ऊपर से मिट्टी जो है ढक दी। 20 वर्ष के बाद उस पर हम भवन निर्माण कर सकते हैं। लेकिन कचरे के उपयोगी अवयव का क्या हुआ है, तो कचरे के उपयोगी अवयव के निपटान के लिए इन क्षेत्रों के, मतलब जो भराव क्षेत्र थे उनके पास में ही एक कंपोस्ट बना दिया जाता है, ठीक है। अब कंपोस्ट क्या है, आइए इसे निम्नलिखित क्रियाकलाप के द्वारा सीखें।
सबसे पहले पहेली जान लेते हैं। पहले ये जानने को उत्सुक है कि कचरा उपयोगी कैसे हो सकता है, फिर इसे फेंका ही क्यों गया, क्या इस कूड़े कचरे में कुछ ऐसा भी है जो वास्तव में कचरा ही नहीं है। दोस्तों, कचरा उपयोगी हो सकता है। जैसे मान लीजिए, ठीक है, हमारे रसोई घर में कचरा होता है, जैसे फल और सब्जी के छिलके होते हैं या फिर बचा हुआ खाना होता है, तो ये क्या होता है, ये उपयोगी हो सकता है। ठीक है, फिर इसे फेंका ही क्यों गया, क्योंकि हमारे लिए यूज़फुल नहीं होता है ना, इसलिए हम इसको फेंक देते हैं। ठीक है, क्या इस कूड़े कचरे में कुछ ऐसा भी है जो वास्तव में कचरा ही नहीं है। चलिए देखते हैं, क्रियाकलाप बंद देखते हैं। अपने घर के कचरे को कूड़ेदान में फेंकने से पहले किसी स्थान पर एकत्र कीजिए। ठीक है, आप अपने घर के कचरे को क्या करेंगे, कूड़ेदान में नहीं फेंकेंगे और उसके स्थान पर किसी एक स्थान पर एकत्र कर लेंगे। फिर इसे दो पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। फिर इसे दो समूह में इस प्रकार की पृथक कीजिए कि उनमें इस प्रकार की वस्तुएं हैं। ठीक है, आपके घर के जो कूड़ा है उसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, एक तो समूह 1 में और दूसरा समूह 2 में। समूह 1 में आपको रसोई घर का कचरा, जैसे फल एवं सब्जी के छिलके हो गए, ठीक है, अंडे का खोल हो गया, बचा हुआ अपशिष्ट भोजन हो गया, चाय की पत्तियां हो गई। आप इसमें समाचार पत्र, सूखी पत्तियां एवं कागज़ की थैलियां भी इस समूह में आप सम्मिलित कर सकते हैं। ठीक है, और समूह 2 में आपको क्या क्या रखना है, कपड़े के टुकड़े रखने हैं, पॉलीथीन की थैलियाँ रखनी है, टूटा हुआ कांच रखना है, एल्यूमिनियम के रैपर्स रखने हैं, कीलें रखनी है, पुराने जूते एवं टूटे खिलौने आप हम समूह 2 में रख सकते हैं। ठीक है, अब प्रत्येक समूह के कचरे को दो पृथक ढेरियों में बांटिए तथा इन्हें ए, बी, सी एवं डी से नामांकित कीजिए। अब आपको क्या करना है, हर समूह के दो अलग ढेरी बनानी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए समूह 1 की आपने ये दो ढेरी बना ली, ठीक है, और समूह 2 की आपने ये दो ढेरी बना ली, तथा इन्हें ए, बी, सी एवं डी से नामांकित कीजिए और इन चारों ढेरियों को आपको ए, बी, सी, डी से नामांकित करना है। इनमें से प्रत्येक समूह की एक एक ढेरी को प्लास्टिक की दो पृथक थैलियों में भरकर इनके मुंह कसकर बांध दीजिए। अब आपको क्या करना है, इनमें से प्रत्येक समूह की एक ढेरी को, ठीक है, अब ये समूह एक समूह है ना, ठीक है, और ये एक समूह की है, तो इस समूह में से एक ढेरी को आपको दो प्लास्टिक की थैलियों में भरकर रख देना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर दो प्लास्टिक की थैलियों में समूह एक के एक पार्ट को, एक ढेरी को हमने भर के रख दिया है। ठीक है, इसी तरह से हमने समूह 2 के एक पार्ट को, एक ढेरी को हमने दो अलग थैलियों में भर के रख लिया है। ठीक है, तो समूह ए की जो ढेरी है वो प्लास्टिक की दो थैलियों में आ गई और समूह सी की जो ढेरी है वो प्लास्टिक की अलग थैलियों में आ गई। ठीक है, और ये समूह बी और समूह डी ऐसे ही रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या कह रहे हैं। मैदान में 4 गड्ढे खोदकर प्लास्टिक की थैलियों और दूसरी ढेरियों को पृथक पृथक गड्ढे में डालकर इन्हें मिट्टी से ढक दीजिए। अब आपको 4 गड्ढे खोदने हैं मैदान में, ठीक है, और उन 4 गड्ढों में ए मतलब प्लास्टिक की दोनों थैली, ठीक है, और बी की ढेरी, ठीक है, और सी की दो प्लास्टिक की दोनों थैली और डी की ढेरी। ठीक है, 4 पार्ट में 4 गड्ढों में आपको ये 4 ढेरियां जो आपको डालनी है। ठीक है, चित्र 16.2 के अकॉर्डिंग इस तरह से। ठीक है, आप कचरे के इन ढेरों को दबाने के लिए 4 गमले भी ले सकते हैं। अगर आप मैदान में गड्ढे नहीं खोदना चाह रहे हैं तो आप इसकी जगह पर 4 गमले भी ले सकते हैं। 4 दिन के पश्चात कचरे के ऊपर से मिट्टी हटाकर कचरे में हुए परिवर्तन को देखिए। अब आप 4 दिन के बाद कचरे के ऊपर से जो मिट्टी पड़ी हुई थी उसको हटाएंगे और देखेंगे कि कचरे में क्या परिवर्तन हुआ है। कचरे का काला हो जाना तथा उससे कोई दुर्गंध ना आना यह दर्शाता है कि कचरे का पूर्ण विघलन हो गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कचरा काला हुआ है, ठीक है, और उसमें कोई दुर्गंध नहीं आए तो हम कह देंगे कि ये भाई कचरे का पूर्ण विघलन हो गया है, मतलब कचरा पूरी तरह से गल गया है। इसे पुनः मिट्टी से ढक दिया। अब इसको दोबारा से आपको मिट्टी से ढक देना है। इसी प्रकार दो दो दिनों के अंतर पर इनका अवलोकन करके अपने प्रेक्षणों को सुझाए अनुसार नोट कीजिए। ठीक है, आप दो दो दिन के अंदर में इनको देखेंगे। क्या कचरा पूर्णतः विगलित है एवं उससे दुर्गंध नहीं आती, क्या आंशिक रूप से विगलित है, क्या कचरा लगभग पूर्णतः विगलित है परंतु अभी भी दुर्गंध आ रही है, क्या कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो आप इनमें से नोट करेंगे कि क्या परिवर्तन उसमें हुआ है, किस ढेरी के कचरे का विगलन हुआ और किसका नहीं हुआ। अपने प्रेक्षणों के आधार पर सारणी 16.1 के कॉलमों में अपने विकल्पों 1, 2, 3 या फिर 4 को भरिए। यदि आपने कुछ और प्रेक्षण भी किए हों तो उन्हें अभी अपनी नोटबुक में लिखना ना भूलें। जो कचरा विगलित नहीं हो पाया उसे जलाइए अथवा फेंकिए नहीं। तो दोस्तों हम देखेंगे कि समूह 1 की जो ढेरी थी, समूह 1 में क्या क्या भरा हुआ था, रसोई घर का कचरा, जैसे फल सब्जी छिलके अंडे का खोल बचा हुआ अपशिष्ट भोजन, तो इस तरह का जो भी कचरा होगा वो दोस्तों विगलित हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब समूह ए की जो ढेरी थी
ठीक है। समूह 1 की जो 2 ढेरियाँ थीं, उनमें से हमने एक ढेरी को 2 प्लास्टिक की थैलियों में डाला था। तो प्लास्टिक की थैली में दोस्तों विगलित नहीं होगा, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो विगलित नहीं होती है। ठीक है, तो ए तो विगलित नहीं होगा, लेकिन बी विगलित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बी जो है, बी में कचरा रसोई घर का कचरा है। ठीक है, तो ये विगलित हो जाएगा। अब बात करते हैं समूह 2 की, दोनों ढेरियों की। तो समूह 2 में जो हमने सी का जो कचरा था वो प्लास्टिक की थैलियों में भर के गड्ढे में डाला था। तो दोस्तों ये भी हमारा विगलित नहीं होगा। ठीक है। समूह 2 की जो डी ढेरी है, उसमें कपड़े के टुकड़े हैं, पॉलीथीन की थैलियाँ हैं, टूटा हुआ कांच है, एल्युमिनियम के रैपर से, तो दोस्तों ये भी हमारा विगलित नहीं होगा। तो सिर्फ जो बी ढेरी है वही 4 दिन के बाद, 6 दिन के बाद, 2 सप्ताह के बाद या फिर 4 हफ्ते के बाद जो है वो विगलित हो जाएगी, लेकिन इनमें से कोई भी ढेरी विगलित नहीं होगी, सिर्फ वी ही हो पाएगी। यदि कचरा पूर्णतः विगलित हो गया हो और उससे कोई दुर्गंध नहीं आ रही हो तो उसे उस मृदा में मिला दें जिसमें आप अपनी पसंद के पौधे उगाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आपकी खाद बन चुकी है। ठीक है, और ये खाद आप अपनी पसंद के पौधे जिसमें भी आप जो भी आप उगाते हैं उनमें आप डाल सकते हैं। ये आपके पौधों को आवश्यक पोषक प्रदान करेगा। ठीक है। आपने इस क्रियाकलाप में यह परीक्षण किया होगा कि कचरे की कुछ चीज़ें विगलित होती हैं जिनसे खाद बनती है, जिसका प्रयोग पौधों के लिए किया जाता है। कुछ पदार्थों के विगलित और खाद में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कंपोस्टिंग। कुछ शहरों तथा नगरों में नगरपालिकाएं 2 प्रकार के कचरे को एकत्र करने के लिए 2 पृथक कूड़ेदान प्रदान करती है। प्रायः एक का रंग नीला होता है तथा दूसरे का रंग हरा होता है। नीले कूड़ेदान में पुनः उपयोग किए जा सकने वाले पदार्थ डाले जाते हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया, धातुएं, कांच, इनको आप दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो नीले कूड़ेदान में इन वस्तुओं को डाला जाता है। क्या आपने यह ध्यान दिया कि ये वही पदार्थ हैं जो कूड़े के ढेर में विगलित नहीं होते? जी हाँ दोस्तों, ये जो पदार्थ हमने बी में दिए थे तो वो विगलित नहीं हो पाए थे। हरे कूड़ेदान रसोई तथा अन्य पादप अथवा जंतु अपशिष्टों को एकत्र करने के लिए होते हैं। आपने ये नोट किया होगा कि इस प्रकार के अपशिष्ट मिट्टी में दबाने पर पूर्णतः विगलित हो जाते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि क्रियाकलाप 1 में किए गए अनुसार कचरे को फेंकने से पहले उसे 2 समूह में पृथक करना क्यों आवश्यक था? जी हाँ दोस्तों, कचरे को 2 समूह में पृथक करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि कचरे में सभी प्रकार के पदार्थ होते हैं। ठीक है, जो गल जाते हैं वो भी और जो नहीं गलते वो भी। ठीक है, तो इसलिए हमें कचरे को अलग करना ज़रूरी होता है। क्या आपने सड़कों के किनारे सूखी पत्तियों के कचरे के ढेर देखे हैं? बहुत बार इन्हें जला देते हैं। प्रायः किसान भी कटाई के पश्चात खेतों में सूखी पत्तियां, फसली पादपों के अपशिष्ट तथा भूसे जैसी अपशिष्टों को जला देते हैं। इन्हें जलाने पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक गैसें तथा धुआं उत्पन्न होता है। हमें इस पद्धति को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इन अपशिष्टों को उपयोगी कंपोस्ट में परिवर्तित किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इन अपशिष्टों के इन बचे हुए पदार्थों को भी हम उपयोगी कंपोस्ट में परिवर्तित कर सकते हैं। कचरे का निपटान परियोजना की अवधि में पहेली एवं बूजो द्वारा नोट किए गए कुछ प्रेक्षण एवं विचार इस प्रकार हैं। बूजो ने अपनी नोटबुक में लिखा कि पत्तियों को न जलाएं, आप इनके धुएं को सहन नहीं कर पाएंगे। पहेली ने अपनी नोटबुक में लिखा, सरकार ने पत्तियों को जलाना चोरी क्यों नहीं माना? वास्तव में चोरी नहीं, उसका अभिप्राय गैर कानूनी अथवा अपराध से है। ठीक है, वह चाहती थी कि सरकार पत्तियों और दूसरे पादप अपशिष्टों को जलाने से रोकने के लिए कानून बनाए। अब बात करते हैं वर्मी कंपोस्टिंग की, जो इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम पौधों को कंपोस्ट देकर उनके मित्र बन सकते हैं। जी हाँ, हम पौधों को खाद दे करके उनके मित्र बन सकते हैं। कंपोस्ट बनाकर हम स्वयं अपने भी बहुत अच्छे मित्र बन जाएंगे। मित्रों के विषय में बात करते समय क्या आप ये जानते हैं कि केंचुए जो हैं वो हमारे किसानों के मित्र कहे जाते हैं? आइए ये पता लगाएं कि केंचुए की एक प्रजाति लाल केंचुआ कंपोस्टिंग में कैसे उपयोगी होती है। लाल केंचुओं की सहायता से कंपोस्ट बनाने की इस विधि को वर्मी कंपोस्टिंग अथवा कृमि कंपोस्टिंग कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, लाल केंचुओं की सहायता से जो कंपोस्ट बनाया जाता है उसकी विधि को हम कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग या फिर कृमि कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग द्वारा हम अपने विद्यालय में भी खाद बनाने का प्रयास कर सकते हैं। क्रियाकलाप 2 देखते हैं और खाद बनाते हैं। मैदान में आइए एक गड्ढा खोदें जो कि लगभग 30 सेंटीमीटर गहरा होगा, या फिर कोई लकड़ी का बॉक्स किसी ऐसे स्थान पर रखें जो ना तो बहुत गर्म हो और ना ही बहुत ठंडा। ऐसे स्थान के बारे में आपका क्या विचार है जहाँ सीधी धूप नहीं पड़ती हो? जी हाँ दोस्तों, आप गड्ढा सीधी धूप नहीं पड़ने वाले स्थान पर आप खोद सकते हैं, या फिर लकड़ी का बॉक्स ऐसे स्थान पर रख सकते हैं जहाँ सीधी धूप नहीं पड़ती हो। सीधी धूप नहीं पड़ेगी तो वो स्थान ना तो ज़्यादा गर्म होगा ना ही बहुत ठंडा होगा। आइए अब गड्ढे अथवा बक्से में लाल केंचुओं के लिए आरामदायक घर बनाते हैं।
गड्ढे अथवा बॉक्स की तली में एक जाल अथवा मुर्गा जाली बिछा दीजिए। ठीक है, आप एक जाली उस बॉक्स में बिछा दीजिए। आप विकल्प के रूप में तली में रेत की 1 अथवा 2 सेंटीमीटर मोटी परत भी बिछा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको जाली या फिर मुर्गा जाली नहीं मिले तो आप उसकी जगह तली में रेत की 1 या 2 सेंटीमीटर मोटी परत भी आप बिछा सकते हैं। अब रेत के ऊपर सब्जियों अथवा फलों के अपशिष्ट बिछा बिछा दीजिए। अब आपको क्या करना है, सब्जियों के छिलके या फलों के छिलके आप रेत के ऊपर बिछा देंगे। आप हरी पत्तियां, पौधों की सूखी डंडियों के टुकड़े, भूसा या फिर समाचार पत्र की 1 इंच चौड़ी पट्टियां काटकर भी उन्हें रेत या फिर जाली के ऊपर बिछा सकते हैं। ठीक है, आप अपनी नोटबुक के बेकार गत्ते को काटकर भी पत्तियां बना सकते हैं, परंतु चमकीले प्लास्टिक वाले कागज, ठीक है, एवं कार्टन का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, आपको चमकीले कागज या फिर कार्टन को आपको इसमें गड्ढे में नहीं डालना है। रेत अथवा तार की जाली पर सूखी गोबर भी बिछाया जा सकता है। ये तो ठीक है दोस्तों, कुछ जल छिड़ककर इस परत को नम बनाइए। ठीक है, थोड़ी सी नमी हमें प्रदान करनी है। ध्यान रहे कि जल इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि वो बहने लगे। ठीक है, इतना ही जल डालना है कि जिससे कि वो सोख ले। अपशिष्ट की परत को दबाइए नहीं, इसे पोला ही रहने दीजिए ताकि इस परत में पर्याप्त मात्रा में वायु एवं नमी बनी रहे। जो आपको खाना इसमें डालना है, जो फलों के छिलके या सब्जियों के छिलके आपको इसमें डालने हैं, वो आपको दबाने नहीं है, सिर्फ ऐसे ही उल्ट पड़े रहने देना है। ठीक है, अब आपका गड्ढा लाल केंचुए के स्वागत के लिए तैयार है। कुछ लाल केंचुए खरीद कर इन्हें अपने गड्ढे में रखिए। अब इन्हें जूट की बोरी, पुरानी चादर अथवा घास से हल्के से ढक दीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनको इस गड्ढे को जूट की बोरी से या पुरानी चादर से या घास से हल्के से ऊपर से ढक देना है। आपके लाल केंचुओं को भोजन चाहिए। आप इन्हें फल तथा सब्जियों के अपशिष्ट, कॉफ़ी तथा चाय के छानने के बाद बची हुई पत्तियां तथा खेत एवं बगीचे के खरपतवार दे सकते हैं। इस गड्ढे में इस भोजन को लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई में दबाकर रखना अच्छा हो सकता है। नमक, अचार, तेल, सिरका, मांस एवं दूध से निर्मित अपशिष्ट पदार्थ भोजन के रूप में लाल केंचुओं को न दें। ध्यान रखना दोस्तों, नमक नहीं डालना है। अचार, तेल, सिरका, मांस एवं दूध से निर्मित अपशिष्ट पदार्थ, ये सब आपको इसमें भोजन के रूप में नहीं डालने हैं। इन वस्तुओं को गड्ढे में डालेंगे तो उनमें मतलब केंचुओं में रोग कारक जीव उत्पन्न होने लगते हैं। ठीक है, कुछ दिनों के अंतराल में गड्ढे के पदार्थों को धीरे धीरे मिलाते रहें तथा इसकी ऊपरी सतह को हिलाते रहें। लाल केंचुओं के दांत नहीं होते। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिए दोस्तों, लाल केंचुओं के दांत नहीं होते हैं। इनमें एक विशेष संरचना होती है जिसे गिजर्ड कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या कहते हैं, गिजर्ड, जो भोजन को पीसने में इनकी सहायता करती है। ठीक है, लाल केंचुओं के दांत नहीं होते हैं, इनमें गिजर्ड होता है जो भोजन को पीसता है। यदि आप अंडे के छिलके अथवा समुद्री शंख या सीपी का चूरा आहार के साथ मिला देंगे तो यह आहार के साथ कृमि के गिजर्ड में पहुंच जाता है और भोजन को पीसने में उसकी सहायता करता है। कोई लाल कृमि एक दिन में अपने शरीर के भार के बराबर आहार खा सकता है। ये दोस्तों याद रखने वाला फैक्ट है कि कोई लाल कृमि एक दिन में अपने शरीर के भार के बराबर आहार खा सकता है। लाल केंचुए बहुत गर्म अथवा ठंडे वातावरण में जीवित नहीं रह सकते। उन्हें अपने आसपास नमी की आवश्यकता होती है। यदि आप अपने केंचुओं की भलीभांति देखभाल करते हैं तो 1 महीने में उनकी संख्या जो है वो दुगनी हो जाएगी। 1 महीने में ये दोगुनी हो जाएंगे अगर आप इनकी केयर ठीक से करते हैं तो। 3-4 सप्ताहों के अंतराल पर अपने गड्ढे का सावधानीपूर्वक परीक्षण करते रहें। क्या आपके गड्ढे में मिट्टी जैसा पोला पदार्थ दिखाई देता है? अब आपका वर्मी कंपोस्ट तैयार है। चित्र 16.6 इस तरह से। ठीक है, आप देखेंगे इस तरह से ये जो वर्मी कंपोस्ट आपको दिखने लगेगा। इस गड्ढे के एक किनारे पर आहार के रूप में कुछ अपशिष्ट डालिए। अब इस गड्ढे के साइड में आपको भोजन डालना है। अधिकांश कृमि अन्य भागों को छोड़कर गड्ढे के इस भाग में स्थानांतरित हो जाएंगे। ठीक है, जब आप बहुत सारे कृमि जो है वो अपना स्थान छोड़ करके जहाँ पे आपने किनारे में भोजन डाला है उसकी तरफ आ जाएंगे तो आप क्या करेंगे, फिर उस भाग से खाद को निकाल कर कुछ घंटों तक इसे धूप में सुखाएंगे। आपका वर्मी कंपोस्ट प्रयोग के लिए तैयार है। गड्ढे के इस बचे भाग में अधिकांश कृमि हैं। आप इनका उपयोग और अधिक कंपोस्ट बनाने में कर सकते हैं अथवा आप इन्हें किसी कंपोस्ट बनाने वाले को बांट सकते हैं। इस उत्तम वर्मी कंपोस्ट को आप अपने गमलों, बगीचों एवं खेतों में डाल सकते हैं। क्या यह अपशिष्ट से सर्वोत्तम प्राप्त करने जैसा नहीं है? जी हाँ दोस्तों, हमने अपशिष्ट से यानी बचे कुचे से अच्छा बनाने का प्रयास किया था और वो हम उसमें सफल हुए। आप में से जिनके पास बड़े बड़े खेत हैं वे बड़े गड्ढों में वर्मी कंपोस्ट बनाकर परीक्षण कर सकते हैं। इससे आपके बहुत से धन की बचत भी होगी जो आप महंगे रासायनिक उर्वरक एवं खाद खरीदने के लिए खर्च करते हैं। सोचिए और फिर फेंकिए। आपके विचार से हर दिन प्रत्येक घर से कितना कचरा फेंका जाता है? इसका अनुमान आप किसी बाल्टी को मात्रक के रूप में लेकर कर सकते हैं।
अपने घर का कचरा एकत्र करने के लिए 5 से 10 लीटर की कोई बाल्टी लीजिए और उसमें कुछ दिन तक अपने घर का कचरा एकत्र कीजिए। कितने दिनों में ये बाल्टी पूरी भर जाती है? आप अपने घर के सदस्यों की संख्या जानते हैं? यदि आप अपने शहर अथवा नगर की जनसंख्या का पता लगा लें तो क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि प्रतिदिन आपके मोहल्ले अथवा नगर के सभी घरों में कितनी बाल्टी कचरा उत्पन्न होगा? हम प्रतिदिन कचरे के पहाड़ उत्पन्न कर रहे हैं, क्या ये सच नहीं है? जी हाँ दोस्तों, हम प्रतिदिन कचरे के पहाड़ जो है वो उत्पन्न कर रहे हैं। इतना कचरा हम अपने घरों से, अपने ऑफिस से, अपनी दुकानों से निकालते हैं। ठीक है, आइए अब हम एक ऐसे गांव के बारे में कहानी पढ़ते हैं जहाँ के लोग अधिक बुद्धिमान हैं और जहाँ कचरा जो है वो कम निकलता है। नानू छठी कक्षा में पढ़ता है। उसे कागज का वायुयान बनाना बहुत अच्छा लगता है। जब वह अपनी नई नोटबुक के पन्ने फाड़कर वायुयान बनाता है तो उसकी माँ को बहुत कष्ट होता है, उन्हें दुख होता है, परंतु नानू इसकी कोई चिंता नहीं करता। एक बार नानू अपनी माँ के साथ अपनी मौसी के घर गया। वहाँ वह अपने मौसेरे भाई श्याम द्वारा बनाई गई विभिन्न चीज़ों को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने पुराने चार्टों से फाइल बनाई हुई थी, पेंसिल की छीलन से बधाई कार्ड, ठीक है, बधाई कार्डों पर फूल, पुराने कपड़ों से चटाई, पॉलीथीन की थैलियों से टोकरी आदि को देख करके नानू जो है वो बहुत आश्चर्यचकित रह गया, बहुत सरप्राइज रह गया। श्याम ने तो विवाह के निमंत्रण पत्रों से एक डायरी भी बना रखी थी। एक दिन प्रातः नानू अपनी नानी को ढूंढता हुआ पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी नानी एक टोकरी के ऊपर एक गाढ़ी लुगदी का लेप कर रही थी। नानू ने पूछा, नानी आप क्या कर रही हैं? ये लेप क्या है? तो नानी ने बताया कि यह कागज़ की लुगदी है। इस लेप को मैंने चिकनी मिट्टी एवं कागज़ से तैयार किया है। कागज़ की लुगदी किससे तैयार की है? चिकनी मिट्टी और कागज़ से, तथा इसमें मैंने कुछ धान की भूसी भी मिलाई है, नानी ने उत्तर दिया। परंतु इसे आप टोकरी पर क्यों लगा रही हैं? नानू ने पूछा। नानी ने उत्तर दिया, इसे पक्की और टिकाऊ बनाने के लिए। क्या तुम इससे मुझसे सीखना चाहोगे? नानू को इसमें कोई रुचि नहीं थी और वह खेलने के लिए बाहर भाग गया। वह तो केवल कागज फाड़ फाड़ कर वायुयान बनाने में रुचि रखता था। वास्तव में उसने श्याम की फाइलों से भी कागज फाड़ने शुरू कर दिए थे। श्याम ने नानू द्वारा वायुयान बनाने में उपयोग हुए सभी कागजों को एकत्र कर लिया। ठीक है, जो नानू ने वेस्ट किए थे कागज वायुयान बनाने में, तो श्याम ने उन कागजों को इकट्ठा कर लिया और वह सोच रहा था कि नानू के साथ क्या व्यवहार किया जाए। वह किसी की भी कोई बात सुनता तक नहीं था। कुछ दिनों बाद नानू का जन्मदिन आने वाला था। श्याम ने नानू के मित्रों को निमंत्रण देने की योजना बनाई। नानू ने अपनी मिट्टी की गुल्लक से कुछ पैसे निकाले और बाजार गया। उसने अपने मित्रों के लिए कागज के कुछ हैट खरीदे। उसने दुकानदार से इन्हें एक पॉलीथीन की थैली में रखने को कहा, परंतु दुकानदार ने उसे पॉलीथीन की थैली न देकर कागज की थैली दी। नानू ने बहुत सी चीज़ों जैसे टॉफ़ियाँ और बिस्कुट भी खरीदे। उसे इन सभी चीज़ों को लेकर चलना मुश्किल लगने लगा, परंतु कोई भी दुकानदार उसे पॉलीथीन की थैली देने को तैयार नहीं था। घर से चलते समय श्याम ने उसे कपड़े का थैला ले जाने को कहा था। अब उसे उसकी बात न मानने का दुख हुआ। किसी प्रकार वह अपनी सभी वस्तुओं को साथ लेकर घर पहुंच गया। नानू के मित्रों ने जन्मदिन पर दावत खाई और बहुत से खेल खेलकर पार्टी का भरपूर आनंद लिया। उसके सभी मित्रों ने नानू द्वारा खरीदे गए चमकीले कागज के हैट पहने। श्याम ने नानू के मित्रों के लिए कागज की लुगदी से सुंदर मुखौटे बनाए। उसने नानू के लिए भी एक विशेष उपहार बनाया, एक फोटो फ्रेम तथा बधाई का सुंदर कार्ड। यह सब उसने नानू द्वारा फेंके गए कागजों की लुगदी से बनाए थे जो उसने इकट्ठे कर लिए थे। ये नानू के लिए एक नया अनुभव था। उसके सभी मित्र अपने मुखौटों के साथ अपने घर ले गए। नानू बहुत उत्तेजित था और वह अपना भोजन शीघ्र समाप्त करके अपना गिफ्ट देखना चाहता था। विद्यालय की छुट्टियां समाप्त होने के पश्चात नानू घर वापस आ गया। उसका शहर श्याम के गांव से कितना अलग है। वह गांव स्वच्छ एवं साफ सुथरा था, इसलिए वहाँ कचरा बीनने वाले लोग भी नहीं होते थे। परंतु अब उसने कचरा बीनने वाले बच्चों को घर के आसपास कचरा बीनते हुए देखकर नाक बहुत चढ़ाना छोड़ दिया था। आपने भी अपने घर के आसपास एवं दूसरे स्थानों पर कुछ बच्चों को कचरा बीनते देखा होगा। इन बच्चों को कार्य करते देखिए और पता लगाइए कि वे कचरे से उपयोगी पदार्थ कैसे अलग करते हैं। वे वास्तव में हमारी सहायता कर रहे होते हैं। कचरा बीनने वाले किसी बच्चे से बात करके यह पता लगाइए वे एकत्र किए गए इस कचरे को क्या करते हैं, वे इन्हें कहाँ ले जाते हैं। क्या वह अथवा उसका या उसकी मित्र विद्यालय जाता है या जाती है? यदि नहीं तो इसका कारण जानने का प्रयास कीजिए। क्या आप इन बच्चों को पढ़ने और लिखने में सहायता कर सकते हैं? क्या आपने कभी अपने घर पर पुराने समाचार पत्रों, कांच तथा धातु की वस्तुओं जैसे प्लास्टिक की थैलियों, पुरानी नोटबुकों को किसी कबाड़ी को बेचने में घर वालों की सहायता की है? उससे बात करके पता लगाइए कि वह सब कबाड़ का क्या करता है। क्या श्याम की भांति आप भी व्यर्थ कागजों से नए कागज बनाना चाहेंगे? आइए इसे बनाना सीखें। चलिए देखते हैं कागज का पुनः चक्रण मतलब कागज का रीयूज।
इसके लिए आपको पुराने समाचार पत्र, पुराने लिफाफे, मैगजीन, पुरानी नोटबुक, पत्र एवं अन्य बेकार कागज़ों की आवश्यकता होगी। चमकदार एवं प्लास्टिक लेपित कागज़ का उपयोग मत कीजिए। इस क्रियाकलाप में आपको चमकदार या फिर प्लास्टिक कागज़ नहीं लेना है। इसके अतिरिक्त आपको तार की जाली भी चाहिए, ठीक है। फ्रेम के स्थान पर आप बड़ी आकार की छलनी भी ले सकते हैं। कागज़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ना है, ठीक है। इन्हें एक बाल्टी या फिर टब में रखकर जल में डालना है। कागज़ के टुकड़ों को जल में 1 दिन तक डूबे रहने देना है, ठीक है। अब इस भीगे कागज़ को काट करके गाढ़ी लुगदी बनानी है। अब फ्रेम पर जड़ी जाली पर गीली लुगदी को फैलाना है। लुगदी की परत को यथासंभव एक समान बनाने के लिए फ्रेम को धीरे धीरे से ठोकना है, जिससे कि उस पर जो लुगदी डली हुई है वो एक समान लेवल में आ जाए। जल के बहकर निकल जाने तक प्रतीक्षा कीजिए। यदि आवश्यक हो तो फ्रेम पर पुराना कपड़ा या फिर समाचार पत्र फैला दीजिए, जिससे कि लुगदी का अधिक से अधिक जल सोख लिया जाए। अब लुगदी की इस परत को सावधानी से फ्रेम से अलग कर किसी पुराने समाचार पत्र पर रखकर धूप में सुखाइए। समाचार पत्र के किनारों पर कुछ भारी वस्तु रख दीजिए, जिससे कि वो मुड़ ना सके। रंगीन कागज़ प्राप्त करने के लिए लुगदी को फैलाने से पहले आप इसमें खाने वाले रंग मिला सकते हैं। इसके अतिरिक्त फ्रेम पर लुगदी फैलाने से पूर्व आप इसमें सूखी पत्तियों, फूलों की पंखुड़ियों तथा रंगीन कागज़ के टुकड़े भी मिला सकते हैं। ऐसा करके आप सुंदर पैटर्नों वाला पुनर्चक्रण का आकर्षण कागज़ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमने कागज़ का पुनर्चक्रण किया, क्या वैसे ही हर हर वस्तु का पुनर्चक्रण कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। प्लास्टिक की बात करते हैं। प्लास्टिक वरदान है या फिर अभिशाप? कुछ प्रकार के प्लास्टिकों का पुनर्चक्रण किया जा सकता है दोस्तों, परंतु सभी प्रकार के प्लास्टिकों का पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता। क्या आपने क्रियाकलाप 1 में यह नोट किया था कि पॉलीथीन की थैलियाँ एवं कुछ प्लास्टिक विगलित नहीं होते हैं? अब आप सरलता से समझ सकते हैं कि पॉलीथीन की थैलियों का निपटान एक बड़ी समस्या क्यों है। हमें प्लास्टिक के बिना अपने जीवन की कल्पना करना कठिन हो सकता है। क्या आप प्लास्टिक से बनी कुछ ऐसी वस्तुओं के नामों की सूची बना सकते हैं जिन्हें हम उपयोग करते हैं? खिलौने, जूते, थैले, पेन, कंघे, दांत के ब्रश, बाल्टी, बोतल एवं जल पाइप, इन वस्तुओं की सूची बहुत लंबी है। क्या आप प्लास्टिक से बने बस, कार, रेडियो, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर और स्कूटर के कुछ भागों के नाम बता सकते हैं? प्लास्टिक का उपयोग संभवतः स्वयं कोई विशेष समस्या उत्पन्न नहीं करता, लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम इसका अधिक से अधिक उपयोग करते हैं तथा अपशिष्ट प्लास्टिक के निपटान से अनजान होकर उसकी उपेक्षा करते हैं, ठीक है। समस्या कब होती है? समस्या तब होती है जब हम प्लास्टिक का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी दैनिक क्रियाकलापों में, ठीक है। आज हमारे चारों ओर यही हो रहा है। यद्यपि हम इसके दुष्प्रभावों से परिचित हैं, हम जानते हैं कि ये हमारे लिए गलत है, ठीक है, फिर भी हम इसका यूज़ कर रहे हैं। फिर भी हो सकता है कि हम अपने उत्तरदायित्व को नहीं समझ पा रहे हैं। हम प्रायः प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग पके हुए भोजन के संग्रहण के लिए करते हैं। प्रायः ये थैलियाँ खाने की वस्तुओं को रखने योग्य नहीं होती। इन थैलियों में पैक किए गए भोजन को खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, गर्म भोजन को अगर हम पन्नी में रखेंगे, पॉलीथीन में रखेंगे, तो पॉलीथीन के जो रासायनिक पदार्थ हैं वो भोजन में मिल जाएंगे, ठीक है, और फिर उस भोजन को हम खाएंगे तो बीमार पड़ सकते हैं। तो इसलिए गर्म वस्तुओं को तो थैली में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। प्रायः दुकानदार प्लास्टिक की ऐसी थैलियों का उपयोग करते हैं जिनका इससे पूर्व किसी अन्य कार्य में उपयोग हो चुका है, ठीक है। ज़्यादातर दुकानदार क्या करते हैं? प्लास्टिक की ऐसी थैलियों का यूज़ करते हैं जिनका यूज़ पहले से ही किसी अन्य कार्य में हो चुका होता है। कभी कभी कचरा बीनने वालों द्वारा एकत्र की गई प्लास्टिक की थैलियों को धोकर भी उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की पुनः चक्रण वाली प्लास्टिक की थैलियों में खाद्य पदार्थों को रखना हानिकारक हो सकता है। खाद्य पदार्थों के संग्रहण के लिए हमें इस कार्य के लिए अनुमोदित प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग के लिए आग्रह करना चाहिए। खाना रखने के लिए, खाने जैसे भोज्य पदार्थों को रखने के लिए हमें ऐसी प्लास्टिक की थैलियों में रखना चाहिए जो स्पेशली इसी चीज़ के लिए बनी हुई होती हैं। सभी प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने अथवा जलाने पर हानिकारक गैसें मुक्त करते हैं। जी हाँ दोस्तों, फैक्ट है। प्लास्टिक गर्म करते हैं तो हानिकारक गैसें मुक्त होती हैं। ये गैसें बहुत सी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जिनसे मानवों में कैंसर भी सम्मिलित है, कैंसर हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी गंभीर समस्याएं मानवों में ये उत्पन्न कर सकती हैं। सरकार ने भी प्लास्टिक के पुनः चक्रण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। पहली देखते हैं। पहली का ये सुझाव है कि विषैले पदार्थों के संग्रहण के लिए उपयोग किए जाने वाले पात्रों का पुनः चक्रण पृथक रूप से किया जाना चाहिए तथा इस पुनः चक्रित प्लास्टिक का उपयोग प्लास्टिक की थैलियों के निर्माण में नहीं होना चाहिए। दोस्तों, जिन प्लास्टिक के
जिन प्लास्टिक की थैलियों में या जिन प्लास्टिक में ऐसे विषैले पदार्थ रखे जाते हैं उनका जो पुनः चक्रण है वो अलग से अलग जगह होना चाहिए, ठीक है। और ऐसे प्लास्टिक को पुनः चक्रित करने के लिए हमें प्लास्टिक की थैलियों का निर्माण नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऐसे प्लास्टिक का जब पुनः चक्रण करते हैं तो उनसे प्लास्टिक की थैलियाँ तो बिल्कुल भी नहीं बनाई जानी चाहिए। आपने देखा होगा कि लोग प्राय अपने घर के कचरे को प्लास्टिक की थैलियों में भरकर बाहर फेंक देते हैं। गली मोहल्ले के आवारा पशु भोजन की खोज में जब इन थैलियों को देखते हैं तो प्रायः प्लास्टिक की थैली को भी निगल जाते हैं, खा जाते हैं। कभी कभी तो इस कारण उनकी मृत्यु भी हो जाती है। सड़कों तथा अन्य स्थानों पर असावधानीपूर्वक फेंकी गई ये प्लास्टिक की थैलियाँ बहुत बार बहकर नालों अथवा सीवर प्रणाली में पहुंच जाती हैं। फलस्वरूप नाले अवरुद्ध हो जाते हैं, नाले बंद हो जाते हैं और गंदा जल जो है वो सड़कों पर फैलने लगता है। भारी वर्षा के समय तो बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। प्लास्टिक का अंधाधुंध उपयोग अत्यधिक हानि पहुंचा सकता है। प्लास्टिक का हम बिना सोचे समझे यूज़ करेंगे अत्यधिक मात्रा में तो ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। प्लास्टिक के अति उपयोग को निम्नतम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं तथा इसके कचरे के निपटान के लिए हमें क्या करना चाहिए, देखते हैं। हम प्लास्टिक की थैलियों का कम से कम उपयोग करें। जहाँ भी संभव हो बिना किन्हीं दुष्प्रभावों के हम इन थैलियों का पुनः उपयोग कर सकते हैं। दुकानदारों से कागज़ के थैले उपयोग करने का आग्रह करें, ठीक है। खरीदारी के लिए बाजार जाते समय हम घर से कपड़े अथवा जूट का थैला लेकर जाएं। हम खाद्य पदार्थों के संग्रहण के लिए प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग ना करें, ठीक है। प्लास्टिक की थैलियों में हम खाद्य पदार्थों को ना रखें। हम उपयोग के पश्चात प्लास्टिक की थैलियों को इधर उधर ना फेंकें, ठीक है। यूज़ करने के बाद प्लास्टिक की थैलियों को इधर उधर नहीं फेंकना है। हम प्लास्टिक की थैलियों और अन्य प्लास्टिक की वस्तुओं को कभी भी नहीं जलाना है, क्योंकि इन्हें जलाने से हानिकारक गैसें उत्पन्न होती हैं, इसलिए इन्हें नहीं जलाना है। हम कचरे को प्लास्टिक की थैलियों में ना भरें और बाहर ना फेंकें। हम वर्मी कंपोस्टिंग का उपयोग कर रसोई के अपशिष्ट का विवेकपूर्ण निपटान कर सकते हैं, ठीक है। वर्मी कंपोस्टिंग का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और उससे खाद बना सकते हैं जो कि हमारे पौधों के लिए बेनिफिशियल होती है। हम कागज़ पुनः चक्रित कर सकते हैं। हम कागज़ को रीयूज़ कर सकते हैं, कागज़ को दोबारा बना सकते हैं। हम कागज़ के दोनों ओर लिखें। रफ कार्य के लिए स्लेट का उपयोग कर सकते हैं, इससे कागज़ बचेगा। अभ्यास पुस्तिका में बिना लिखे छूटे कागज़ों को रफ कार्य के लिए यूज़ कर सकते हैं। हम अपने परिवार, मित्रों एवं अन्य व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों के निपटान के लिए उचित आचरणों का पालन करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं। हमारे जानने और सोचने योग्य सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जितना अधिक कचरा पैदा करेंगे उससे छुटकारा पाने में हमें उतनी ही अधिक कठिनाई होगी, ठीक है। दोस्तों चैप्टर फिनिश। सारांश देखते हैं। भराव क्षेत्र वह स्थान है जहाँ शहर अथवा नगर के कचरे को एकत्र करके बांटा जाता है, उसको भरा जाता है। बाद में इस क्षेत्र में पार्क बना दिए जाते हैं। रसोई घर के अपशिष्ट यानी बचा उचा जो भी होता है सहित पौधों एवं जंतु अपशिष्टों को खाद में परिवर्तित किया जा सकता है और इस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, कंपोस्टिंग कहते हैं। रसोई घर के कचरे को कृमि अथवा लाल केंचुओं के द्वारा कंपोस्ट में परिवर्तित करना वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है, ठीक है। रसोई घर के कचरे को जब हम कृमि और लाल केंचुओं से उनके द्वारा कंपोस्ट में परिवर्तित कर देंगे, खाद बना देंगे, तो हम इसको कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। कागज़ का पुनः चक्रण संभव है तथा पुनः चक्रण द्वारा बने कागज़ से उपयोगी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। कंपोस्टिंग द्वारा प्लास्टिक को कम हानिकारक पदार्थों में परिवर्तित करना संभव नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हमें कम से कम अपशिष्ट उत्पन्न करने की आवश्यकता है। हमें अपने चारों ओर कचरे की बढ़ती मात्रा से निपटने के उपाय खोजने चाहिए। दोस्तों चैप्टर फिनिश हो चुका है। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों ये था क्लास 6 का चैप्टर नंबर 16 कचरा संग्रहण एवं निपटान। आगे भी इसी तरह की वीडियोस को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों अब हम मिलते हैं क्लास 7 की वीडियोस से, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।